बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ दिस इज़ द लास्ट थिंग ऑफ आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हिस्सा है जनाब के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आखिर में ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं 5, जिनके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, पेट भर के रिएक्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, ये टॉपिक इम्तिहान में शॉर्ट नोट्स में भी नहीं आता है, यानी आखिरी दफ़ा इसमें से जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कॉपर सल्फेट का, ये एज ए शॉर्ट नोट आया था 2011 में या 12 में, तो वो भी 3 शॉर्ट नोट थे, आप ऑप्शन में कर सकते थे। यानी शॉर्ट नोट्स के लिए भी इट्स नॉट नाउ इम्पॉर्टेंट। ये क्या होता है कि हर साल इस टॉपिक में से 2 या 3 मार्क्स ज़रूर आएंगे, और वो क्या आएंगे कि इन टॉपिक्स में जिन इक्वेशंस के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं वो इक्वेशन पूछ लेते हैं सीधी सीधी। इसका मतलब है मैंने तो बहरहाल इसे पूरे टॉपिक के तौर पर ही आपको पढ़ाना है, यानी पहला ऑप्शन यही है कि आप इसे एज ए टॉपिक पढ़ लीजिए, और अगर पता नहीं आ जाए शॉर्ट नोट, लेकिन ख़ुद आपको भी अंदाज़ा होगा कि जो कुछ भी हम थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे आप उसे इग्नोर करके सिर्फ इक्वेशन पे फोकस कर सकते हैं। और चूंकि ये वो टॉपिक होगा जो मैं बड़े ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि आप में से हर बच्चा तब करेगा जब वो सब कुछ कर चुका हो। दिस इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और मैं पूरे 10 साल में इस टॉपिक में से जो जो इक्वेशंस आई हैं सबका डाटा लेकर बैठा हुआ हूँ, तो पढ़ाते वक्त मैं मार्क करता जाऊँगा। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हम में से टाइम है अगर आपके पास, तो आप सारी इक्वेशंस याद करना चाहें, मना नहीं करूँगा, वरना जो मेरे हिसाब से रीज़नेबल अप्रोच है वो ये है कि जो जो इक्वेशन इम्तिहान में आ चुकी है मैं सारी डिटेल बताता जाता हूँ, वो याद कर लीजिएगा। तो आइए, पहला कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, और इसकी पहली बात यह है कि इसका फॉर्मूला कई दफ़ा पूछा गया है। तो ये जो CuSO4 5H2O लिखा हुआ है, दिस इज़ फॉर क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट, जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। सो ये ब्लू विट्रियोल या ब्लू स्टोन के नाम से इसका फॉर्मूला हमसे पूछा जा सकता है, ये पहली चीज़ है। अच्छा, इसके बाद है प्रिपरेशन। तो अब यहाँ से अगर मैं बात शुरू करूँ तो ये बात कि कॉपर सल्फेट ब्लू स्टोन का क्या फार्मूला है और उसकी प्रिपरेशन बताइए। टोटल 3 प्रिपरेशन हम आपको बताएंगे। 2012 में उन्होंने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ ब्लू स्टोन एंड गिव इट्स 2 प्रिपरेशन। तो 3 है, 2 पूछी थी उन्होंने। तो ये प्रिपरेशन बस एक ही दफ़ा पूछी गई है 2012 में। तो इसकी प्रिपरेशन क्या, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग मेटालिक कॉपर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में कॉपर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिले तो कॉपर सल्फेट और वाटर बनता है, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में लिखा है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट बनाने का तरीका ये कि कॉपर मेटल ना लें, बल्कि कॉपर का कोई कंपाउंड लेकर उसका सल्फ्यूरिक एसिड सिलेक्शन कराएं। मसलन कॉपर ऑक्साइड लें और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएं तो कॉपर सल्फेट और वाटर बनेगा, या कॉपर कार्बोनेट लें और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाएं तो कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। तो ये 3 इक्वेशंस अगर एहतियातन याद कर लें, या इनमें से कम 2 हमें आती हों, क्योंकि मैंने आपको बताया एक दफ़ा आ चुका है। फिर पहली खूबी, ये वो खूबी है जिसका रीज़न आपने ऑलरेडी किया था जब हम पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर विच ऑन हीटिंग लूजेज ऑल ऑफ ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड स्लोली चेंजेस इनटू वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये प्रॉपर्टी के तौर पर लिखा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट जब क्रिस्टलाइन हो और इसके साथ ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो तो इसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है। आप इसे हीट करके इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इससे अलग करके एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाएंगे तो वो वाइट होगा। ये इक्वेशन है, और ऐसा क्यों होगा ये रीज़न हम पढ़ चुके हैं कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो 5 हैं, इनमें से 4 कॉपर सल्फेट पे लीगेंड के तौर पर अटैच होते हैं, और फिर वो सारी क्रिस्टल फील्ड वाली थ्योरी हमने बता रखी है आपको। अलबत्ता ये इक्वेशन सिर्फ हमसे 2 दफ़ा पूछी गई है, एक दफ़ा 2011 में, एक दफ़ा 2019 में। तो लास्ट ईयर ही आ चुकी है ये कि ये आया था गिव इक्वेशन व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड। अच्छा, इसमें टेम्परेचर उन्होंने मेंशन करके पूछा था, अगर आप चाहें तो याद रखना 230 है ये से, जिस पर हम कॉपर सल्फेट को हीट करें तो उसके सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दूर हो जाते हैं। कॉपर सल्फेट पानी में सॉल्युबल है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल है। और फिर इसकी तीसरी खूबी है कि अगर हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करें कॉपर सल्फेट में तो क्यूप्रस आयोडाइड की पीपीडी बनती है और आयोडीन गैस लिबरेट होती है। ये है बहुत बहुत अहम इक्वेशन, क्योंकि ये आपसे पूछी जा चुकी है 2013 में, 2016 में और 2018 में। तो 16-18 वाला अगर पैटर्न देखें तो 2020 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर विद एक्वस अमोनिया कॉपर सल्फेट फॉर्म्स ए पेल ब्लू पीपीडी ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड विच डिजॉल्व इन एक्सेस अमोनिया फॉर्मिंग डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स। यानी अगर पहले कॉपर सल्फेट में अमोनिया सोल्यूशन डालें हम तो पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है जिसकी ब्लू पीपीडी होती है, इसकी ब्लू पीपीडी होती है। और अगर हम एक्सेस डाल दें तो ये एक्सेस के साथ मिलकर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट कहलाता है ये कॉम्प्लेक्स। तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है, ये
ये अलग से हमसे पूछी गई है और ये हमसे पूछी गई है 2012 में, तो इसलिए ये अहम हो गई आपके लिए। ये कॉपर सल्फेट की बातें हुई। अच्छा, अब कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल भी हमने यहाँ लिखा है, लेकिन ऐसा चाहिए कहीं ब्लैंक्स में आ गया हो तो आ गया हो, लेकिन ऐसे अलग से नहीं आया। कॉपर सल्फेट को हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर प्लेटिंग के लिए। अगर आपको याद हो तो जो हमने 9th क्लास में कॉपर प्लेटिंग की थी उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट था वो नीले रंग का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, और अभी भी हमने कॉपर की मेटलर्जी में जो उसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की थी तो उसका इलेक्ट्रोलाइट भी यही था। ये इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज़ होता है बिजली बनाने के लिए। ग्रीन पिगमेंट, ये अजीब सी बात है, अगर कोई बच्चा गौर करे सर ये खुद ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर की पिगमेंट क्यों बनाएगा, तो याद रखिएगा कॉपर के सारे कंपाउंड ब्लू हैं जिसमें ये कॉपर सल्फेट भी शामिल है, सिवाय एक कंपाउंड के, वो है कॉपर क्लोराइड, ये ग्रीन कलर का है। तो कॉपर सल्फेट को हम HCl साथ मिलाकर कॉपर क्लोराइड बनाते हैं जो ग्रीन कलर का है और ग्रीन पिगमेंट में यूज़ होता है, इसलिए ये बात लिखी गई है। ये एज ए मॉर्टेंट इन डाइंग है। डाइंग का मतलब है कपड़ों पे हम कलर को की कलरिंग करते हैं तो वो डाइंग कहलाती है, तो उसमें मॉर्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो एक तरह से उस कलर को कपड़े के साथ चिपका देता है। और फिर ये मिल्क ऑफ लाइम के साथ, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, उसके साथ मिलकर फंगस और मोल्ड्स जो हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक तरह से चूहे मार दवा में भी इस्तेमाल होता है, आप इसे कहते हैं ना नीला थोथा है, ये तो हल्की क्वालिटी का जहर है बहरहाल, तो ये छोटे छोटे इसके इस्तेमाल हो गए। सिल्वर नाइट्रेट हमारा दूसरा कंपाउंड, इसकी पहली स्टोरी कि सिर्फ इसका ये नाम के लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। ये बात हमसे पूछी गई है पेपर में 2011 में, 2012 में और 2017 में। सिर्फ ये बात कि लूनर कास्टिक का फॉर्मूला बताया। इसकी प्रिपरेशन ये है कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में सिल्वर को डालें तो सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। ये इक्वेशन 2011 में पूछी गई थी। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में पहले ये पानी बहुत अच्छी तरह सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी डिजॉल्व हो जाता है, मसलन इथाइल अल्कोहल और पायरिडीन वगैरह में। फिर इसकी रिएक्शन है कि जब आप इसे हीट करते हैं तो इससे सिल्वर बनता है, NO2 गैस और O2 बनती है। ये इक्वेशन अहम है क्योंकि ये हमसे 2012 और फिर 2019 यानी लास्ट ईयर पूछी गई है। फिर NaOH अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया जाए तो पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाता है जो फिर डार्क ब्राउन सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट में NaOH डाला तो पहले ये प्रेसिपिटेट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के बने जो डिकम्पोज होकर सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। तो ये खूबी हमसे एज सच इस तरह कभी नहीं पूछी गई, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर अमोनिया के साथ इसके रिएक्शन के नतीजे में ये कॉम्प्लेक्स बनता है डायअमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट, जिसको आप टॉलिंस रिएजेंट भी कह देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि डायअमीन सिल्वर 1 आइन टॉलिंस रिएजेंट है, उसके साथ एनाइन के तौर पर आखिर में नाइट्रेट लगा हो या हाइड्रोक्साइड, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इक्वेशन हमसे 2012 में पूछी गई है। फिर इसके बाद एक अहम बात ये है, ये ब्लैंक्स में पूछा गया है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है अगर वो स्किन से टच हो जाए तो वो ब्लैक स्पॉट बनाता है, यानी अगर आप से हाथ से टच कर ले तो वहाँ काला निशान पड़ जाएगा, ऐसा लगेगा तिल निकल आया वहाँ, और ये तो 10-15 दिनों में ठीक होता है। तो सेल्यूलोज और स्किन के साथ ये ब्लैक स्पॉट बनाता है और इसके यूजेस ये 2019 में पूछे गए हैं, लास्ट ईयर ही। तो ये डिटेक्शन ऑफ हाइलाइट आइंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने एलिमेंट डिटेक्शन में और इस साल अगर सॉल्ट एनालिसिस आपने किया, दोनों में ये टेस्ट किया है कि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को किसी ऐसे सोल्यूशन में डालें जिसमें क्लोराइड आयन हो तो वो सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, अगर उसमें ब्रोमाइड आयन हो तो वो लाइट येलो पीपीडी बनाता है सिल्वर ब्रोमाइड की, और अगर उसमें आयोडाइड हो तो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है सिल्वर आयोडाइड के। ये फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है, आपने लास्ट लेक्चर में सुना, और दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। ये 2 कंपाउंड्स हो गए। इनमें से मैंने जैसे कहा कि बहुत पहले 8 साल पहले कॉपर सल्फेट एज ए शॉर्ट नोट आ चुका है, वरना एज ए शॉर्ट नोट ये नहीं आते, तो इनमें से भी इक्वेशन आती है। और अब जो आखिरी 3 पढ़ रहे हैं ये तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसे तो आपने किसी सूरत में भी वर्डिंग के साथ याद नहीं करना, जस्ट फोकस ऑन इक्वेशन, क्योंकि इसमें है ही इक्वेशन सारी एक एक लाइन के डिस्क्रिप्शन के साथ, तो हमारा फोकस इक्वेशन होना चाहिए। मसलन पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, इसकी प्रिपरेशन में हमने आपसे कहा कि ये बनाया जाता है क्रोमाइट ओर, पाकिस्तान में बहुत निकलती है, कभी सोशल स्टडीज़ में अगर नोट किया और 9th में भी पढ़ा था। तो ये क्रोमाइट ओर और पोटेशियम कार्बोनेट को हवा में जलाएं तो उससे पोटेशियम क्रोमेट बनता है। बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी इक्वेशन अगर आप नोट करें तो इम्तिहान में ये बात कि क्रोमाइट ओर किसे कहते हैं उसका फॉर्मूला ये 2016 में पूछा गया था। और ये इक्वेशन जो इस वक्त मैंने आपके सामने लिखी है
ये 2013 में पूछी गई थी और 2018 में पूछी गई थी, तो इस साल के लिए अहम हो गई है थोड़ी सी कि ये है क्रोमाइट ओर FeO.Cr2O3, इसके 4 मोल्स 8 मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट और 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड के 2 मोल्स बनाते हैं और 8 मोल्स पोटेशियम क्रोमेट जो हमें चाहिए और 8 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बनाने का दूसरा तरीका ये है कि हम इसे बॉयल करें क्रोमियम ऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमीन वाटर में से हम सिर्फ ब्रोमीन शो कर रहे हैं, पानी शो नहीं कर रहे हैं, और उससे भी पोटेशियम क्रोमेट बनता है। ये चीज़ 2014 में बस पूछी गई है। तो इसकी दोनों इक्वेशंस एक तरह से अहम हो गई। इसकी प्रॉपर्टीज़, लेमन येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, बहुत सॉल्युबल है पानी में और येलो कलर का सोल्यूशन देता है। इसका येलो कलर रेड बन जाएगा अगर हम इसमें एसिड डाल देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रोमेट येलो होता है, उसमें एसिड डालें तो वो रेड कलर का डाइक्रोमेट बनाता है, उस डाइक्रोमेट में बेस डाल दें तो वो वापस रेड बना देगा। इसका मतलब है कि बेसिक मीडियम में येलो और एसिडिक मीडियम में रेड कलर में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये येलो है और ये रेड है। तो जब एसिड डाला तो रेड बना, अगर बेस डाल देंगे तो वापस येलो बन जाएगा। तो ये इक्वेशन इत्तेफाक से पिछले 10 सालों में नहीं आई, लेकिन ये उससे पहले आई हुई है, 2009-8 में कहीं आई थी बहरहाल। तो ये हमने आपको ये भी टॉपिक करा दिया। चौथा कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट। चुन चुन के इक्वेशंस की बात होनी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का पहला तरीका वही है जो ऊपर बताया था कि क्रोमेट को एसिड में डाल दें तो डाइक्रोमेट बन जाता है। तो हमने यहाँ प्रॉपर इक्वेशन लिखी, आयनिक इक्वेशन लिखी थी कि पोटेशियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम सल्फेट और वाटर बनेगा। ये इक्वेशन हमसे 2018 में पूछी गई है। इसे बनाने का दूसरा तरीका ये है कि सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ मिला दें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये 2013 में पूछी गई है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़, ये पानी में मॉडरेटली सॉल्युबल है, यानी ना तो हाई सॉल्युबल है ना स्पेरिंगली, दरमियाना डिजॉल्व है और ऑरेंज कलर का सोल्यूशन देता है। अलबत्ता जब हम इसमें बेस डाल देंगे तो ये ऑरेंज दोबारा से येलो बन जाएगा। ये ऑरेंजिश रेड है बेसिकली और ये दोबारा से येलो बनेगा जैसे पीछे कहा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जैसे ही KOH डालते हैं ये वापस पोटेशियम क्रोमेट और वाटर बना देता है। ये इक्वेशन 2011 में पूछी गई थी और 2019 में भी पूछी गई है। फिर इसके बाद ये बहुत अहम इक्वेशन है, बहुत दफ़ा पूछी गई है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट क्रोमिक ऑक्साइड और वाटर। तो ये एक तरह से जब ये दोनों मिलते हैं तो दे बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको याद हो तो इस कॉम्बिनेशन को आपने, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड, इसे आपने ऑर्गेनिक के चैप्टर 9 में बहुत दफ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया है। तो ये वो इक्वेशन है कि ये जब दोनों मिलते हैं तो ये रिएक्शन करते हैं और अब ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वो बात आगे कहेंगे। तो सिर्फ ये रिएक्शन कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे मिलता है, इट्स 2014, 2016 एंड 2010। तो ये 2010, 14, 16 में हमसे पूछा गया है। तो चूंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसकी कुछ इक्वेशंस हम कोट कर रहे हैं कि ये Fe+2 को Fe+3 में, आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकता है और इन दोनों की इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है, काफ़ी तगड़ी किस्म की है। तो ये जो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं 2015 में पूछी गई है और जो 2016 में पूछी गई है वो ये नीचे वाली इक्वेशन है। अब मैं फिर एक बात याद दिला दूँ, ये इक्वेशन जाहिर सी बात है आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टे लगानी है और इसीलिए मैंने कहा कि बावजूद इसके कि ये 1-1, 2-2 मार्क्स की इम्तिहान में आती हैं, लेकिन अमूमन इस तरह आती हैं कि वो चॉइस में भी छूट सकती हैं। लेकिन इस एक जितनी तगड़ी किस्म की इक्वेशन है, इनको याद करते और जहन में रखने के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ना छूट जाए, इसलिए हम इसको सबसे आखिर में रखते हैं। क्यों? अब ये सारी रिडॉक्स टाइप इक्वेशंस हैं जिनको आप उस सूरत में कॉन्सेप्चुअल अंदाज से समझा और पढ़ सकते थे अगर हमें वो, जैसे मैंने कई दफ़ा आपसे कहा है कि हाँ, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ का डाटा दिया हुआ हो तो हम इन्हें समझा के पढ़ा सकते हैं। चूंकि वो डाटा हमें अवेलेबल नहीं होता इसलिए हमारे पास इसे समझाने का तरीका नहीं। हम ज़्यादातर ये कहते हैं भाई ये इक्वेशंस वो हैं, वो जो मैंने आपसे शुरू दिन से कह रहा हूँ 5 से 10% इक्वेशंस आएंगी जो आपको बहरहाल लट्टा लगानी है, ये वो इक्वेशंस हैं। और अब ये कितनी इंटेंसिटी से आ रही हैं ये भी आप सुन ही रहे हैं मुझसे। तो ये नंबर 4 एक मशहूर रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इन लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस किया, उन्हें पता होगा कि सॉल्ट एनालिसिस में क्लोराइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट इस तरह से किया जाता है। ये बड़ा मशहूर रिएक्शन है बहरहाल। तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं तो ये जो है ये क्रोमाइल क्लोराइड गैस बनती है, CrO2Cl2। बहरहाल ये इक्वेशन सिर्फ एक ही दफ़ा 2017 में पूछी गई थी। यूजेस हमने लिख दी हैं लेकिन ये कभी नहीं पूछे गए। ये एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर से अंदाज़ा हो रहा है
इसे हम प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, क्रोम येलो और क्रोम रेड में इस्तेमाल करते हैं। क्रोम एलम एलम के टॉपिक में पढ़ा था, और क्रोम येलो क्रोम रेड लेड पिगमेंट के टॉपिक्स में पढ़े थे। और इसी की मदद से हम एसिटाल्डिहाइड और इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। चैप्टर 9 में जब हम इसे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं उसमें ये बात आ चुकी है। आखिरी कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, जाना पहचाना है। फर्स्ट ईयर में आपने रिडॉक्स हाइड्रेशन में इस्तेमाल किया था कि MnO4। इसे हम लार्ज स्केल पर बनाते हैं। किस तरह कि सबसे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड को KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर मिलाया जाए तो ये बनाता है सबसे पहले एक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रीन कलर का पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। याद रहे ये दो कंपाउंड हो गए, एक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एक हो गया K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, इसमें पर नहीं आ रहा, और फॉर्मूला K2MnO4 है। ये ग्रीन कलर का है और ये हमें पता है पर्पल कलर का है। तो ये बात कि ये ग्रीन कलर का है ये पोटेशियम मैग्नेट, ये हमसे MCQs में बहुत पूछा गया है, और पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला भी इस तरह से बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो ये बात फ़िलहाल नोट रखने वाली है। अच्छा, अब कहानी ये शुरू हुई कि MnO2 से आपने पोटेशियम मैग्नेट बना लिया। अब इस पोटेशियम मैग्नेट से असल में पोटेशियम परमैंगनेट बहुत सारे ऑप्शंस के साथ बनता है, जिसमें सबसे मशहूर ऑप्शन है कि आप पोटेशियम मैग्नेट को क्लोरीन से मिला दें तो पोटेशियम परमैंगनेट और KCl बनता है। ये इक्वेशन बहुत बहुत अहम है क्योंकि ये बहुत तसलसल से आती रही है। 2013 में आई, 2016 में आई, 2018 में आई, 2019 में, यानी पिछले 2 सालों से लगातार आ रही है। तो एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसका पानी और ओजोन से रिएक्शन कराएं पोटेशियम मैग्नेट का तो भी KMnO4 मिल जाता है। तो अब ये पानी और ओजोन से मिलने वाली इक्वेशन बहरहाल आज तक नहीं पूछी गई। अलबत्ता ये जो रिएक्शन है ये इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कहलाती है। ये इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कहलाती है, जिसमें आप इसे पानी में डालकर इसमें से बिजली गुजारते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट होता है। ये 2014 में पूछी गई थी। फिर हमने कहा कि ये, जैसे मैंने बता दिया, ये डीप पर्पल कलर का कंपाउंड है, पानी में डिजॉल्व होता है तो डीप पिंक कलर का सोल्यूशन बना देता है। फिर इसकी एक इक्वेशन ये है कि जब आप इसे गर्म करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को तो वो दोबारा पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पर्पल कलर वाला ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इक्वेशन 2012 में पूछी गई थी। अब इसके बाद जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं वो बता तो रहे, लेकिन ये आज तक नहीं पूछी गई, इसलिए इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें कुछ जान पहचान की चीज़ें भी हैं, क्योंकि आपने जो KMnO4 की इक्वेशंस की थी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद फेरस सल्फेट और ऑक्सैलिक एसिड फर्स्ट ईयर में, वो यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके ख़ुद को Mn+2 आयन में कन्वर्ट करता है। ये इक्वेशन है उसकी एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में ये Fe+2 को Fe+3, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स और ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में कन्वर्ट करता है, जिनकी तीनों की इक्वेशंस हमने यहाँ लिखी हुई हैं। और चूंकि आज तक कभी नहीं पूछी गई तो अभी आपके ऊपर ऑप्शन है कि बहुत वक्त पड़ जाए आखिर में कुछ ना बचे याद करने को तो फिर देख लीजिएगा। और इसी तरह जब ये बेसिक या न्यूट्रल मीडियम होता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO2 बनाता है, जिसकी इक्वेशन ये लिखी है। और इसकी एक ही एग्जाम्पल है कि पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम पर आयोडेट के IO3 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये उसकी इक्वेशन हो गई। ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डिसइंफेक्टेंट है। तो ये हमने सारी बातें आपके सामने कर दी, क्योंकि ना करते तो ये एतराज़ रहता कि सर वो भी एक किताब में है, वो तो आपने पढ़ा है नहीं, और वो इक्वेशन भी आती हैं। तो मैंने इसलिए पूरी वर्किंग करके सारी चीज़ें लिखी पढ़ाई ताकि ये कसर ना रहे कि जो करना चाहता है वो पूरी याद कर ले, लेकिन प्रॉपर गाइड कर दिया कि पिछले 10 सालों में इनमें से क्या क्या कब कब आया है और उसे हाईलाइट कर दिया। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद करें और बाकी चीज़ों को ना देखें, तो ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ हो जाएगी। तो अब कम से कम इनऑर्गेनिक में हमारा कुछ नहीं बचा। आप अच्छी तरह अपने 5 ईयर्स को देखकर फैसला कर सकते हैं। देयर इज़ नो सिंगल थिंग लेफ्ट जो हम ना जानते हों। अलबत्ता ऑर्गेनिक सेकेंड ईयर लामा वालों की ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी। वो लोग चैप्टर नंबर 10 में जो हमने 6 शॉर्ट नोट्स पढ़ने थे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के, वो पढ़ चुके थे। और उसके बाद एक छोटा सा हमने नोट्स का टुकड़ा दिया था जिसमें मैंने कहा था कुछ मिसलिनियस डेफिनेशंस हैं जो हमने पढ़नी शुरू की थी और उसके बाद क्लासेस नहीं हुई। तो अब चूंकि सेकेंड ईयर का आयत को वो चैप्टर पढ़ाना है, इसलिए मैं वो पूरा चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करूँगा, और उसमें वो छोटी छोटी डेफिनेशंस जो अल्लामा की रहती हैं वो भी कवर हो जाएंगी। तो अल्लामा वाले भी वो लेक्चर्स अगर सुन लेंगे तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो छोटा बहुत काम उनका रहता है वो भी कवर हो जाएगा। एंड सेम इज़ अप्लाइड फॉर सेकेंड ईयर शहीद एज वेल। तो अब नेक्स्ट इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी उन बची कुछ चीज़ों को देखेंगे जो हमारी ऑर्गेनिक में है। ठीक हो गई बात? थैंक यू वेरी मच।